आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं अनुज के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट काफ़ी दूर थी, जिस वजह से कंपनी हम मजदूरों को किसी भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में लोड करते और साइट तक छोड़कर आते और सूरज ढलने से पहले सबको उसी तरह वापस कैंप में ले आते। शुरुआती दिनों में हमें ये पता नहीं था कि आखिर कंपनी किस चीज़ का निर्माण कर रही है, मगर जब फाउंडेशन का काम खत्म हुआ तो पता चला कि वहाँ किसी तरह के कारखाने का निर्माण हो रहा है, मगर किस चीज़ का कारखाना ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था। एक जो अजीब बात मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि सभी मजदूरों को सूरज ढलने से पहले पहले वहाँ से ट्रक के जरिए रवाना कर दिया जाता। कंपनी की तरफ से सख्त हिदायत थी कि हर किसी को हॉर्न बजते ही काम छोड़कर ट्रक में जाकर बैठ जाना है। एक दिन मौसम काफ़ी ख़राब था, लगातार बारिश और तेज हवाओं ने मुसीबतें बढ़ाई हुई थी। जैसे तैसे कंपनी का हॉर्न बजा और हम सारे मजदूर हमेशा की तरह ट्रक में आकर चुपचाप बैठ गए। फिर जब ट्रक ने हमें कैंप में छोड़ा तो हमें पता चला कि कुछ लोग साइड से नहीं लौटे हैं। उस वक्त खराब मौसम के चलते हम कुछ कर तो नहीं पाए, और जब अगली सुबह हम लोग साइट पर पहुंचे तो वो लोग वहां भी नहीं थे। बाद में हमें बताया गया कि वो लोग काम छोड़कर अपने अपने घर लौट गए हैं। हालांकि मुझे कंपनी वालों की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ। खैर, उसी शाम जब कंपनी का हॉर्न बजा तो मैं तो ट्रक में आकर बैठ गया और धीरे धीरे बाकी के मजदूर भी ट्रक में आकर बैठ गए, पर अनुज अभी तक नहीं आया था। इसी बीच ट्रक भी चल पड़े। मैंने और बाकी के मजदूरों ने ट्रक वाले से ट्रक रोकने को कहा, मगर ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम सोनू था, उसने एक ना सुनी। फिर जब हम कैंप पहुंचे तो सोनू से बहुत बहस हो गई। सोनू सिर्फ इतना बोलकर चला गया कि जैसा उसे ऊपर से ऑर्डर मिला है वो वैसा ही करेगा। वहीं अब धीरे धीरे शाम से रात हो गई थी, मगर अनुज का कोई पता नहीं था। मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। फिर जब सुबह ट्रक हमें लेने आया तो मैंने गुस्से से कहा, अगर मुझे साइड पर अनुज नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। ये बोलकर मैं ट्रक में बैठ गया और फिर जब मैं साइड पर पहुंचा तो मैं सबसे पहले अनुज को खोजने में लग गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी अनुज कहीं नहीं मिला। इसी बीच कंपनी का एक बड़ा अफसर मेरे पास आया और मुझसे बोला, अनुज घर चला गया है। इस पर मैंने उस अफसर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, अनुज घर क्यों जाएगा भला। मेरे को चीखता चिल्लाता देख उस अफसर ने मुझे वहीं एक गोदाम के अंदर बंद करवा दिया ताकि मैं दूसरे मजदूरों को ना भड़का सकूं। हालांकि मैं लगातार चीखता चिल्लाता रहा, मगर गोदाम का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर जब शाम होने पर हॉर्न बजा तो मुझे लगा कि अब तो कोई ना कोई दरवाज़ा खोलने ज़रूर आ ही जाएगा, मगर कोई आया तो नहीं। मगर उस ट्रक की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ट्रक मजदूरों को लेकर कैंप के लिए निकल गया है। ट्रक के जाते ही अब एक अजीब सी खामोशी फैल गई। मैं भी अब चीख चीख कर थक चुका था, लिहाजा मैं भी शांत हो गया। फिर कुछ ही घंटों बाद सूरज भी ढल गया और चारों तरफ खामोशी के साथ साथ अब अंधेरा हो चुका था। मैं अभी भी गोदाम के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ मन ही मन उस बड़े अफसर को गालियां दे रहा था, जिसने मुझे उस गोदाम में बंद करवाया था। अभी मैं उस अफसर को कोस ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि गोदाम के बाहर कोई है। दरअसल मुझे कदमों की चहलकदमी साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर मेरी आवाज़ लगाने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया, जिस वजह से मैं गोदाम के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगा। मैंने अभी दरवाजे पर 2-4 लातें ही मारी थी तो वो दरवाज़ा एकदम से खुल पड़ा। फिर जब मैं गोदाम से बाहर निकला तो बाहर कोई भी नज़र ही नहीं आया, मगर अब मुझे लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट के आखिरी हिस्से से आ रही थी। मैं भी उसी तरफ चल पड़ा और मैं अभी उसी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लेते हुए कहा, जितेंद्र, अभी मौका है, भाग जाओ। अपना नाम सुनते ही जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, पर मुझे उस आवाज़ से ऐसा लगा कि अनुज ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं अनुज अनुज चिल्लाने लगा ताकि वो जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाए, पर मेरे लाख आवाज़ देने के बावजूद अनुज ना तो आया और ना ही उसने दोबारा आवाज़ दी।
इसी बीच मेरा ध्यान फिर उन आवाज़ों की तरफ मुड़ गया जो साइड के आखिरी हिस्से से आ रहे थे। मैं वापस उसी तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे किसी बड़ी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि कंपनी का ट्रक आ रहा है। इससे पहले मैं कुछ और सोच पाता कि सोनू ने ट्रक से चिल्लाते हुए कहा, चल जल्दी बैठ जा, नहीं तो मारा जाएगा। उसके इतना कहते ही मैं भी ट्रक की तरफ भागा और जल्दी से ट्रक में जाकर बैठ गया। सोनू ने भी ट्रक को बड़ी स्पीड में वहां से निकाला। सोनू का चेहरा देखकर ये तो साफ था कि वो काफी डरा हुआ है, मगर किससे और क्यों ये जानना बाकी था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता कि सोनू बोला, तुम क्या अपने दोस्त की तरह मरना चाहते हो जो सूरज ढलने के बाद भी यहाँ रुक गए? अब तुम्हारे चक्कर में मुझे भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। इस पर मैंने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? अनुज मर गया? मगर वो अफसर तो कह रहा था कि वो गांव चला गया है। इस पर सोनू ने जवाब देते हुए कहा, इस साइड पर आज तक जो भी सूरज ढलने के बाद रुका वो कभी लौटा नहीं, और इसका राज छिपा है साइड के आखिरी हिस्से में जहाँ हर किसी का जाना मना है। अभी सोनू ने इतना कहा ही था कि किसी ने बड़ी ही भारी आवाज में मुझसे कहा, जल्दी निकलो, वो बस आने ही वाला है। सोनू ये सुनते ही ट्रक की स्पीड बढ़ाते हुए बोलता है, ये आवाज़ मेरे दोस्त बोधन की थी जो मेरे साथ यहाँ पर आया था, और एक रात वो गलती से कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी वजह से फंस गया। उसके बाद से वो कभी नहीं लौटा, मगर मैं जब भी देर रात साइट के करीब से गुजरता हूँ तो वो मुझे आवाज़ देता है, मगर सिर्फ एक ही बार। अब तक जो उसने मुझे बताया है उसके हिसाब से कंपनी के मालिक को साइट की ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा मिला है जो बहुत ही कीमती है, और उसे ही प्रोसेस करने के लिए वो फैक्ट्री बनवा रहा है, ये जानते हुए कि वहाँ किसी अनजानी शक्ति का वास है जो लोगों को अपने साथ ले जाती है। अभी सोनू डरी सहमी आवाज़ में ये सब बता ही रहा था कि तभी ट्रक एकदम से रुक गया। ट्रक के इस तरह से रुकने से हम दोनों के ही पसीने छूटने लगे और ना चाहते हुए भी हम दोनों को नीचे उतरना पड़ा। अभी हम दोनों नीचे उतरे ही थे कि फिर से आवाज़ आई कि भागो यहाँ से। सोनू आवाज़ सुनते ही वहाँ से भागने लगा, और सोनू को भागता देख मैं भी सोनू के पीछे पीछे भाग ही रहा था कि तभी कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीटते हुए कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ले जाने लगी। सोनू चिल्लाए जा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वहीं ये सब देखकर मेरा दिल दिमाग बैठा जा रहा था। मैं अपना रास्ता बदलते हुए वहां से भागता रहा और किसी तरह कैंप पहुंचा। कैंप पहुंचते ही मैंने सारी बात बाकी के मजदूरों को बता दी, मगर मेरी बात पर कुछ ही लोगों ने विश्वास किया और हम लोग कैंप छोड़कर वहां से तुरंत ही निकल गए। कैंप छोड़ने के कई साल बाद जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे कुछ लोगों से पता चला कि वो कारखाना कभी बना ही नहीं। कारखाने के निर्माण में लगे सारे के सारे मजदूर अचानक ही गायब हो गए। यहाँ तक कि कंपनी के मालिकों की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मुझे आज तक ये तो पता नहीं चल पाया कि आखिर वहाँ ऐसा क्या था जो लोगों को गायब कर रहा था, मगर इस बात की तसल्ली ज़रूर थी कि वक्त रहते मैंने कुछ लोगों की जान जरूर बचा ली थी। आज भी वो कंस्ट्रक्शन साइट वहीं मौजूद है और कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजती रहती हैं। खैर मैंने कभी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई और मैं ना दिखा पाऊंगा कभी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।